नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावाद का अध्ययन नियमित रूप से जारी रखते हैं। कल के वीडियो में हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने छायावाद के प्रमुख कवियों का परिचय प्राप्त किया है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी और वे अन्य जो महत्वपूर्ण कवि थे छायावाद के, उनके बारे में हमने कल अध्ययन प्राप्त किया था। पिछले वीडियो में हमने उनका अध्ययन प्राप्त किया था, परिचय प्राप्त किया था, उनकी रचनाओं के बारे में जाना था। अब हम इस क्रम में आगे बढ़ते हुए छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में विचार रखते हैं, अध्ययन करते हैं कि छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, छायावाद की जो विशेषता है वो किस प्रकार की रही है। देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं कि छायावाद का जो आरंभ है वो होता है 1918 से और कहां तक माना जाता है 1936 तक। यह जो परिस्थिति थी छायावाद के उद्भव होने में, उस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था कि क्यों छायावाद का उद्भव हुआ वो था प्रथम विश्व युद्ध का होना। 1914 से 18 तक का जो समय था ये प्रथम विश्व युद्ध का था और इस विश्व युद्ध के साथ साथ ही जो आम लोग थे, आम जन था, वह निराश, हताश और एक तरह से बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ था। साथ ही द्विवेदीयुगीन जो प्रवृत्तियां थी वे अपने राष्ट्रीयता के कारण, उनमें जो राष्ट्रीय स्वर थे, जन चेतना के स्वर थे, उनमें सौंदर्य और प्रकृति का प्रेम जो था वह कहीं कहीं दबा हुआ सा लग रहा था। इसके बावजूद छायावाद ने जब अपना स्वरूप दिखाना आरंभ किया और हुआ तो वह प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य से भरा हुआ था और यह साहित्य आम जन को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। यही कारण था कि छायावाद जो है वह अपनी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रहा और हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल बन गया। छायावाद में हम देखते हैं छायावाद का आरंभ 1918 से होता है। जयशंकर प्रसाद की जो काव्य कृति है झरना से उसका आरंभ माना जाता है। अब हम इसकी प्रवृत्तियों के बारे में देखते हैं कि इसकी प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही हैं। देखिए, विशेषताएं छायावाद के बारे में हमने दो चीजें पढ़ी थी, रहस्यवाद और सौंदर्य। रहस्यवाद क्या था, जैसे कि जो छायावादी कवि हैं वो किसी ना किसी दर्शन से, किसी ना किसी अपने प्रेम से जुड़े, किसी ना किसी उस विषय से जुड़े रहे हैं और उस प्रेम के विषय को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने रहस्यवाद को अपने प्रकार से प्रयोग किया है। तो एक तो रहस्यवाद, छायावाद का दूसरा नाम रहस्यवाद भी कहा जाता है और दूसरा है इसका प्रवृत्ति सौंदर्य। यहां हमें सौंदर्य के बहुत ही अलग अलग प्रकार के यहां दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। यहां प्रकृति सौंदर्य भी है, यहां नारी सौंदर्य भी है, यहां पुरुष सौंदर्य का भी वर्णन है, तो शिशु सौंदर्य का भी यहां पहली बार वर्णन किया गया है। तो छायावाद की प्रवृत्तियों में जब सौंदर्य की बात करते हैं, रहस्य की बात करते हैं, साथ ही उसमें मानवतावादी विचार भी हमें पूरी तरह से देखने को मिलते हैं। इन प्रवृत्तियों को सामान्य रूप से देखते हुए आज हम इसकी प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन आरंभ करते हैं। छायावाद की पहली प्रवृत्ति कौन सी है? देखिए, छायावाद की हम प्रवृत्ति की बात करें, पहली प्रवृत्ति है नारी सौंदर्य। नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, वह प्रेम का चित्रण, यह इसकी पहली प्रवृत्ति है। पहली विशेषता देखते हैं छायावाद की, वो क्या है? नारी सौंदर्य व प्रेम का चित्रण। कैसे? देखिए, छायावादी जो कवि हैं उन्होंने सौंदर्य को विशेष प्रभाव दिया है, सौंदर्य को विशेष माना है। तो यहां नारी सौंदर्य का और प्रेम का चित्रण हमें भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन यहां अंतर क्या है? अंतर यह है कि इन कवियों ने जो नारी सौंदर्य का चित्रण किया है वह क्या है? अशरीरी है, अमूर्त है और क्या है? बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल शुद्ध है, स्वच्छ है।
रीतिकाल में क्या था, रीतिकाल में नायिका का जो वर्णन होता था बहुत ही सूक्ष्म होता था, और सूक्ष्म वर्णन के होने के साथ साथ कहीं ना कहीं काव्य में एक अश्लीलता भी वहां हमें दिखाई देती है, लेकिन वह नग्नता या वह ऐसा भद्दापन हमें छायावाद के इस नारी सौंदर्य में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इन कवियों ने सौंदर्य का वर्णन बहुत ही स्वच्छ रूप में यहां प्रस्तुत किया है। ये जो नारी सौंदर्य और प्रेम का जो वर्णन है, प्रेम चित्रण है, ये प्रेम कहीं ना कहीं कवियों के व्यक्तिगत रूप में भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि प्रसाद जी की कामायनी में श्रद्धा का जो चित्रण हम देखते हैं, या फिर हम नायिका के रूप में प्रकृति का जो चित्रण देखते हैं, वहां सौंदर्य का बहुत ही सुंदर प्रयोग, प्रेम का और सौंदर्य का बहुत ही सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ के जो कवियों का जो सौंदर्य है, नारी सौंदर्य का और प्रेम का चित्रण कैसा रहा है, अशरीरी रहा है, स्वच्छ रहा है, मानव मन से परिपूर्ण रहा है, और कहीं भी उसमें भद्दापन और अश्लीलता कहीं दिखाई नहीं देती है। इसलिए इन कवियों ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है, प्रभाव जो उनका मिलता है, किस पर मिलता है, नारी सौंदर्य पर मिलता है, प्रेम पर मिलता है, लेकिन वो प्रेम कैसा है, बहुत ही शुद्ध है। तो पहली विशेषता कौन सी है इनकी, पहली प्रवृत्ति है नारी सौंदर्य व प्रेम का चित्रण। देखिए इसके विस्तार के बारे में क्या है इसमें, अगर हम विस्तार से यहां अध्ययन करें, इसके लिखकर यदि हम बताएं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होता है। इसलिए अभी मैं आपको केवल इनकी सामान्य समझाने की दृष्टि से इसका अध्ययन करा रहा हूं। जब हम आपके लिए नोट्स डालेंगे, इनका पूरा जो एक प्रवृत्तियों का पूरा विस्तार से अध्ययन करते हुए उसकी आपके लिए पीडीएफ या अलग से डाल दी जाएगी। उसमें आप इसका विस्तार पूर्वक एक एक चीज का उदाहरणों सहित इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहां केवल हमारे समझने योग्य है कि पहली प्रवृत्ति कौन सी है, जिससे हमें याद रहे कि हमें पूछा जाएगा कि छायावाद की दो प्रवृत्तियों के बारे में बताइए, तो नारी सौंदर्य में प्रेम का चित्रण इसकी पहली प्रवृत्ति है। अगली प्रवृत्ति के बारे में बात करें, दूसरी विशेषता है छायावाद की सौंदर्य भावना। सौंदर्य भावना, देखिए सौंदर्य जो भावना है इनकी, वह सौंदर्य भावना प्रधान रूप में रही है। छायावाद के कवियों का जो काव्य है वो किससे परिपूर्ण रहा है, सौंदर्य से परिपूर्ण रहा है। मैंने अभी आपको कहा था दो चीजें हैं, सौंदर्य और रहस्य। सौंदर्य से परिपूर्ण होने के कारण यहां पर हमें यह जो सुंदरता है वो किस रूप में देखने को मिलती है, प्रकृति के रूप में देखने को मिलती है। और अपनी प्रेयसी को याद कर, अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रेयसी को, अपनी दिवंगत पत्नी को याद कर उसके सौंदर्य का, उसकी सुंदरता का जो वर्णन हुआ है वो ऐसा वर्णन लगता है जैसे हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ हो। तो वह जो वर्णन है, वह वर्णन किसका स्थान लेता है, सौंदर्य का स्थान लेता है। इसलिए यहां की जो सौंदर्य भावना रही है वो कैसी रही है, बिल्कुल स्वच्छ और बिल्कुल साफ रही है। इस सौंदर्य में हमें किस किस के दर्शन होते हैं, प्रकृति के होते हैं। व्यक्तिगत रूप में देखें तो कवि की प्रेयसी जो उससे बिछड़ गई है, उसकी दिवंगत पत्नी हो सकती है, उसकी कोई बहुत ही करीबी, कोई भी उसकी महत्वपूर्ण, उसके जीवन में स्थान रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो इन सबके प्रति जो अभिव्यक्त, जो उसके विचार हैं, वो किस रूप में अभिव्यक्त हुए हैं, सौंदर्य भावना के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। यह सौंदर्य भावना प्रकृति से जुड़ती है, मानव जीवन से जुड़ती है, और कहीं कहीं यह उस प्रकृति और मानव जीवन के बीच के संबंध को बताने में भी सफल रहती है। तो दूसरी प्रमुख विशेषता है इनकी सौंदर्य भावना। अब यहां ये सौंदर्य भावना के साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं कभी सौंदर्य भावना के विस्तार में अपनी कल्पना का भी प्रयोग करता है। तो इस यहां पर सौंदर्य के साथ साथ कवि की कल्पना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। कल्पना मन के भावों की कल्पना को प्रकट करने के साथ ही उसे किससे जोड़ता है, सौंदर्य के भाव से जोड़ता है। जैसे देखिए हम देखें कि सौंदर्य भावना में, यहां सौंदर्य भावना में देखते हैं हम, तो जहां हमने अभी बात की थी कि नारी सौंदर्य का यहां चित्रण मिलता है, पुरुष सौंदर्य का मिलता है, शिशु सौंदर्य का, तो यही सौंदर्य भावना पुरुष सौंदर्य में भी व्यक्त हुई है, स्त्री में भी और शिशु में भी। तो सौंदर्य भावना का यहां जो वर्णन है वो सभी रूपों में हमें दिखाई देता है। आगे विशेषता देखते हैं तीसरी,
वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। देखिए, छायावादी कवियों ने प्राय अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए किसका सहारा लिया है? प्रकृति चित्रण का। हम देखते हैं पंत जी के काव्य में, प्रकृति का बहुत ही सुंदर और मनोहर रूप हमें देखने को मिलता है। इस कारण उन्हें क्या कहा गया? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। लेकिन पंत ही नहीं, प्रसाद जी हो, निराला हो या महादेवी हो, सभी के काव्य में इस प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अलौकिक रूप हमें उनके काव्य में देखने को मिलता है। इस प्रकृति चित्रण के माध्यम से वे अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रधान साधन उन्होंने किसको बनाया? प्रकृति को बनाया। और साथ ही प्रकृति चित्रण में उन्होंने प्रकृति को अपनी भावनाओं की का प्रतिनिधि बनाकर यहां प्रस्तुत किया है। देखिए, हम देखें प्रकृति चित्रण में कुछ लाइन देखें तो बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब मानवीकरण भी है। साथ ही हम देखें प्रसाद के काव्य में हमने ये पंक्ति देखी। अब हम चाहे किसी भी कवि की पंक्ति पढ़ें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनके काव्य में प्रकृति का यह बहुत ही सुंदर रूप हमें दिखाई दे जाता है। तो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए वो किसका आश्रय लेते हैं? प्रकृति का आश्रय लेते हैं। अगली देखें, अगली विशेषता इनकी है महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है रहस्यवाद। देखिए, छायावाद को दूसरा नाम क्या कहा गया है? रहस्यवाद। अब रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति है वह छायावाद में कवि की व्यक्तिगत रुचि के अनुसार उत्पन्न हुई है। व्यक्तिगत रुचि के अनुसार से तात्पर्य है, जहां हम देखें प्रसाद जी जो हैं उसे अपनी वेदना से या परम सत्ता से जोड़ते हैं। वही निराला जो हैं वो अपने जो जीवन में प्राप्त तत्व ज्ञान है, उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे वो किसको जोड़ते हैं? रहस्यवाद को। पंत किससे जोड़ते हैं? प्रकृति से। और महादेवी किससे जोड़ती हैं उसे? महादेवी अपने अज्ञात प्रिय के प्रति अपने समर्पण भाव को किससे जोड़ती हैं? रहस्यवाद से जोड़ती हैं। तो रहस्यवाद जो है वह व्यक्तिगत रूप में, कवि की व्यक्तिगत रुचि के रूप में यहां उपस्थित होता है। वे अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए अपने अज्ञात प्रिय को याद करने के लिए किसका आश्रय लेते हैं? रहस्यवाद का। अब यह आश्रय अलग अलग रूप में हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, पंत किसके रूप में लेते हैं? प्रकृति के माध्यम से लेते हैं। और जो महादेवी हैं, महादेवी जी के प्रतीक जो रहे हैं, सबसे प्रिय प्रतीक रहे हैं बादल और दीपक। अब वो दीपक और बादल के माध्यम से अपने रहस्य भावना को स्पष्ट करती हैं, अभिव्यक्त करती हैं। जो जैसे हम आंसू पढ़ेंगे अपने काव्य में, अपने पाठ्यक्रम में आंसू दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का, तो ये जो आंसू में जो भाव हैं वो किसके हैं? रहस्य के हैं, रहस्य के भाव है। अब हम निराला जी के काव्य में पढ़े तो निराला जी ने जो अपने काव्य में जो कहीं कहीं वे अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अपने दर्शन को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो वह दर्शन किससे जुड़ा रहा है? उनका रहस्यवाद से। तो छायावाद में रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति मिलती है वह कवि की व्यक्तिगत रुचि के अनुसार अभिव्यक्त होती है। आज हमने छायावाद की 4 प्रवृत्तियों के बारे में हमने चर्चा की है। पहली प्रवृत्ति कौन सी थी? नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। याद करने के लिए बता दूं, ये जो इनका नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण है वो कैसा है? बड़ा ही स्वच्छ है, साफ छवि का है। रीतिकालीन जो सूक्ष्म सौंदर्य था उससे बिल्कुल अलग है। दूसरी भावना कौन सी है? सौंदर्य भावना है। सौंदर्य भावना के अंतर्गत ये क्या करते हैं? नारी सौंदर्य तो इनका प्रमुख विषय था ही, साथ साथ ही पुरुष, प्रकृति, शिशु आदि सौंदर्य की भी ये बहुत ही सुंदर कल्पना प्रस्तुत करते हैं। तीसरी विशेषता है प्रकृति। प्रकृति इनका प्रमुख माध्यम रहा है। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का इन्होंने माध्यम जो बनाया वो किसको बनाया था? छायावाद में छायावादी कवियों ने प्रकृति को बनाया था। अगली विशेषता है रहस्यवाद। रहस्यवाद छायावादी कवियों की व्यक्तिगत रुचि के अनुसार यहां प्रयोग होता है।
कोई प्रकृति के रूप में उसे प्रयोग करता है, तो कोई अपने अज्ञात क्रिया के रूप में प्रयोग करता है, कोई अपने दर्शन से उसे जोड़ता है, तो कोई उस परम सत्ता को अभिव्यक्त करने का इसे महत्वपूर्ण साधन मानता है। तो इस प्रकार से आज इसकी 4 प्रवृत्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब बची हुई प्रवृत्तियों को हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।